बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, हमने चैप्टर 3 ओवरहेड स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 3 ओवरहेड में हमने ये पढ़ा था कि हम लोगों ने इसका एक जनरल सा छोटा सा ओवरव्यू ये है, जब भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड टू कैलकुलेट टू फाइंड टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट पता होगी तभी तो हम उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके उसकी सेल प्राइस तय कर पाएंगे। मुझे कितनी की चीज़ें बेचनी है, मैं सेलिंग प्राइस तब तय कर पाऊंगा जब मुझे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम होगी। ठीक है, और हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो तीन चीज़ों को ऐड करके की जाती है। नंबर वन इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड द थर्ड वन इज एफओएच। ठीक है नी, क्लियर। तो हमने कहा था कि जब हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमिन करनी है तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर उस टोटल कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस तक पहुंच जाएंगे। अब मसला हमें क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि अगर हम स्टार्ट ऑफ द ईयर की बात करें, अगर हम किसी साल के स्टार्ट में या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट में हैं तो मटेरियल किसी ना किसी तरीके से हम प्रेडिक्ट कर लेते होते हैं कि ठीक है यार, जो हम शुरू में पिछले साल जो मार्कर बनाया करते थे, इस एक मार्कर के ऊपर 50 रुपये की कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, और इसके अंदर जो मटेरियल लग रहा था, फॉर एग्जांपल 20 रुपये का मटेरियल लग रहा था, तो अगले साल भी मटेरियल 20 रुपये का लगेगा। हम अज्यूम करें कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई अदर इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, सब कुछ रिमेन कांस्टेंट है, तो सब नॉर्मल हालात में मटेरियल 20 रुपये का 2022 में भी लग रहा था, 2023 में जब हम मार्केट बनाएंगे तभी मटेरियल 20 रुपये का लगेगा। यानी कि मटेरियल प्राइस प्रिडिक्ट हो पा रही है, बिल्कुल प्रिडिक्ट हो पा रही है। अच्छा, लेबर ये मार्कर बनाने में फॉर इंस्टेंस 5 रुपये ले रही थी, कितने ले रही थी, 5 रुपये ले रही थी। 2022 में जब मार्कर बना रहे थे तभी लेबर 5 रुपये ले रही थी। जब 2023 आएगा, क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि लेबर अब की बार कितने पैसे लेगी, हम कहेंगे अभी भी 5 रुपये लेगी, क्योंकि ऑल अदर इकोनॉमिक फैक्टर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला हमें ओवरहेड्स के ऊपर आया था। हमने कहा ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस या एट द एंड ऑफ ईयर, हमें आखिर में पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना आया है इस मार्कर को बनाने में। यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, वो हमें साल के एंड पे पता चलने हैं कि एक्चुअल कितने हुए। लेकिन मैं क्या साल के एंड में जाकर चीजें बेचूंगा, नहीं, मुझे साल के शुरू में चीजें बेचनी पड़ेंगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 स्टार्ट हुआ है, हो सकता है पहले दिन सेल ऑर्डर आ जाए, पहले ही दिन मुझे सेल करनी पड़ जाए, या पहले ही हफ्ते मुझे सेल करनी पड़ जाए। तो उस सेल प्राइस के अंदर हम ये एफओएच कैसे डिटरमिन करेंगे। हमने कहा था कि ये एफओएच तो साल के एंड में या प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड में डिटरमिन होता है, पर हमने कहा हम तो एट स्टार्ट ऑफ द ईयर इसको जानना चाहते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर में जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम बजटेड एफओएच का सहारा लेंगे। क्या लेंगे, बजटेड एफओएच। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो ओवरहेड की कैलकुलेशन है, यस्टरडे लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो ओवरहेड की कैलकुलेशन है वो तीन तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन, स्टार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज द बजटेड एस्टिमेटेड एफओएच। सेकंड वन इज applied FOH, which is calculating during the year, during the process, और लास्ट वन इज एक्चुअल FOH, जो कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो बजटेड FOH है वो हमारा एक अंदाजा है, रफ सा अंदाजा। फिर हमने कहा जो अप्लाइड FOH कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड रेट, बजटेड OAR। ठीक है, या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल यूनिट को जब हम बजटेड OAR रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड FOH आ जाएंगे। और एक्चुअल FOH कैसे आएंगे, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल यूनिट को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल FOH आ जाएगा, जो कि एट द एंड ऑफ ईयर हमें चाहिए होता है। अप्लाइड FOH ड्यूरिंग द ईयर होता है, ये कैसे आएगा, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड OAR,
और बजटेड हमारे पास जो एफओएच होता है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने एक अंदाजा लगाया होता है, ठीक है। ये हमारी लास्ट टाइम की कैलकुलेशन थी। तो हमने कहा हम इस एफओएच को साल के शुरू में जाना चाहते हैं, तो साल के शुरू में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के लिए ही एफओएच का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ओएआर क्या होगा। फिर हमने कहा था कि ये जो एफओएच है ये कैलकुलेट होगा एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से। किससे कैलकुलेट होगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से। तो हमने कहा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या था? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, बजटेड बेस, ठीक है। ये जो बजटेड एफओएच होगा ये सारे के सारे वो खर्चे होंगे जो मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल लेबर के अलावा वाले खर्चे होंगे। यानी कि इस बजटेड एफओएच में दो खर्चे नहीं आने, एक मटेरियल का खर्चा नहीं आना और एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा नहीं आना। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होंगे सारे के सारे यहाँ पे टोटल बजटेड एफओएच में हमने लिख देने हैं। और फिर बजटेड बेस कौन सी होगी? हमने छह तरह की बेसिस पढ़ी थी। नंबर 1 इज लेबर और या मशीन और या यूनिट प्रोड्यूस्ड, उसके बाद लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ये 6 बेसिस के ऊपर ओएआर कैलकुलेट हो रहा होता है। मान लें मैंने यहाँ पे जो बेस यूज की है, वो लेबर और की यूज की है, तो इस ओएआर का नाम क्या होगा? मान लें 10 रुपये आंसर आया तो ₹10 पर लेबर और अगर बेस यूज की होती मशीन और की तो ₹10 पर मशीन और अगर यूनिट प्रोड्यूस किए होते तो ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड होते, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन रही। अब फर्दर चलते हैं। जो ओएआर की हमने एक कैलकुलेशन की, तो एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ओएआर का कि सारे के सारे बजटेड एफओएच क्वेश्चंस गिवन थे और 6 की 6 बेसिस के ऊपर हमने ओएआर 1 बाय 1 कैलकुलेट करवाया था। अब फर्दर ये सीखने वाले हैं कि इस ओएआर, लास्ट वाला क्वेश्चन तो डेमो क्वेश्चन था ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, वो तो आप लोगों ने इजी कर लिया कि बजटेड एफओएच को हर एक बेस के ऊपर डिवाइड करते रहे और आंसर आता रहा। पर ये इतना भी आसान नहीं हुआ करेगा। अब इस ओएआर को कैलकुलेट करने में क्या क्या मुश्किलें आनी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है, तो वो प्रॉब्लम को हम अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है जी। और रिव्यू मिल गया लास्ट लेक्चर का, ठीक है जी। पिछली एपिसोड पता चल गई, आज की एपिसोड में ये कुछ होने वाला है, ठीक है। चीजें कुछ याद रह जाएं, चीजें कॉस्ट में कुछ चीजें याद रह जाएं, कुछ स्केच बन जाएं, कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन में आ जाएं, तो उसके लिए बजाय चीज़ों को रैंडम पढ़ना तो कुछ तरतीब से हम पढ़ते रहेंगे ताकि चीज़ें याद रहने में, रखने में आसानी हो। तो जो पहली डिफिकल्टी आएगी ना, तो उसको हमने रूल 1 कह दिया, ठीक है। रूल 1 में ये डिफिकल्टी आएगी, फिर एक रूल 2 होगा, उसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगी, फिर रूल 3 होगा, उसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगा। तो 3 रूल्स हो जाएंगे, 3 डिफिकल्टीज लेवल को याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर 1 हमने एक रूल ये बनाया, हमने कहा अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है एंड प्रोड्यूसिंग सिंगल प्रोडक्ट, हम सिंगल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जो एक प्रोडक्ट है ना वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर के बन रही है, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर के बन रही है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो सिंगल डिपार्टमेंट से गुजर के बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में चिप्स बना रहे हैं, फ्राइज बना रहे हैं, वो सिंगल डिपार्टमेंट से गुजरेंगी ना, मतलब फ्राई पैन, क्या ख्याल है, वो फ्राई पैन के अंदर या देचकी में आपने क्या किया, ऑयल डाला होगा, तो पोटैटो कहाँ के, वहाँ देचकी में, और देचकी से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गए। तो कितने डिपार्टमेंट से होके गुजरे, एक डिपार्टमेंट से। तो सिंगल डिपार्टमेंट था और सिंगल, और बोले सिंगल प्रोडक्ट थी। ये जिंदगी आसान है, अगर सिंगल डिपार्टमेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, जो भी बजटेड एफओएच होगा उसको बजटेड बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजरी है। फॉर एग्जांपल हम शर्ट्स बनाते हैं, हमारी गारमेंट की फैक्ट्री है, वी आर मेकिंग शर्ट्स, वी आर मेकिंग क्लॉथ्स, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ क्लॉथ होगा, ऐसे है, रॉ क्लॉथ होगा। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, शर्ट बनाने जा रहे हैं।
अब देखते हैं ये शर्ट किन किन प्रोसेस से गुजरकर बनेगी। अच्छा जी, तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ये जो रॉ क्लॉथ है ये 3 डिपार्टमेंट से, बल्कि 3 चलो 5 कर लेते हैं, 5 डिपार्टमेंट से गुजर कर बनेगी। एक्चुअली चाहिए 3 डिपार्टमेंट ही होंगे, लेकिन 2 डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा बनाऊंगा जो पहले 3 की हेल्प करी होगी। तो सबसे पहले अगर मेरे पास रॉ क्लॉथ है, तो सबसे पहले अगर आपके पास कपड़ा है, तो अगर आपने उसकी शर्ट बननी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग के बाद क्या आएगा, स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर जो बटन शटन लगाने होंगे तो फिनिशिंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है जी, कोई कढ़ाई शढ़ाई वगैरह करनी होगी तो उसके बाद वो भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, बाकी ऑर्डर पे जो तैयार करवाना चाहे तैयार करवा सकते हैं। क्या ख्याल है? तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, कटिंग डिपार्टमेंट। उस कटिंग डिपार्टमेंट के बाद आ जाएगा हमारे पास स्टिचिंग डिपार्टमेंट। उस स्टिचिंग डिपार्टमेंट के बाद कौन सा आ जाएगा, मान लें कि फिनिश गुड डिपार्टमेंट। ठीक है जी, और इसके अलावा 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी हैं। 2 हमारे पास क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। उस सर्विस डिपार्टमेंट में अब कुछ भी कोई भी उसके नाम रख सकते हैं। तो 2 सर्विस डिपार्टमेंट बना लेते हैं। एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना लेते हैं, और एक कुछ और भी डिपार्टमेंट, कोई कैंटीन शैंटीन बना लें। तो कहाँ बेचारे मजदूर वगैरह बाहर से खाना खाएंगे, हम खुद ही उनको खाना बना के दे दिया करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 डिपार्टमेंट कौन सा था मेरे पास, कटिंग डिपार्टमेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा कटिंग डिपार्टमेंट। सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा था, स्टिचिंग डिपार्टमेंट। ये मेरे पास स्टिचिंग डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, थर्ड डिपार्टमेंट कौन सा था, फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, और इन डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि मशीनें वगैरह भी होनी है, ठीक है, तो मशीनें वगैरह समटाइम ख़राब वगैरह भी हो जाए करेंगे, तो हमने कहा यार एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना लेते हैं जो मशीनों की रिपेयरिंग वगैरह कर लिया करेंगे। तो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, और हमने कहा इसके अलावा फर्दर एक कैंटीन वगैरह भी है इसमें। ठीक है, एक कैंटीन डिपार्टमेंट भी है। तो अब हमने क्या किया, ये जो रॉ क्लॉथ था इसकी कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, और फिनिश गुड डिपार्टमेंट में उसकी डेकोरेशन वगैरह होगी, बटन शटन लगे, मतलब वो रेडी टू सेल हो गया, यानी कि एक फिनिश गुड में प्रॉपर वो कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो रॉ क्लॉथ यहाँ से एंटर हुआ, एट द एंड हमारे पास एक शर्ट प्रॉपर बन गई। हमारे पास एक शर्ट प्रॉपर बन गई। अब इस शर्ट का खरीद लेना। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, ये जो शर्ट प्रॉपर बनी, अब एक्चुअली मुझे बताएं वो कौन से मेन डिपार्टमेंट थे जो शर्ट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए। वो मेन डिपार्टमेंट कौन थे जी, कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जिन्होंने इसके फाइनल फिनिशिंग करनी थी। ये 3 डिपार्टमेंट जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं, ये इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। मुझे ये बताएं, क्या मेंटेनेंस वाले भी शर्ट बना रहे थे? नहीं। क्या कैंटीन वाले भी शर्ट बना रहे थे? अब शर्ट बनाने में सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट क्या थे, इन्वॉल्व थे। इन 3 डिपार्टमेंट को ओवरहेड के चैप्टर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो 3 डिपार्टमेंट होंगे नीले वाले, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हमारे पास कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मुझे बताएं, क्या ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन वाले भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहां पे जो काम हो रहा है ये उनकी सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। कह सकता हूं ये इनके सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये जो ये वाले हमारे 2 डिपार्टमेंट है, दीज आर कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट। ये कौन से डिपार्टमेंट हैं?
ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखना जरा और कॉन्सेप्ट समझना। यहां से ये जो हमने शर्ट बनाई, ये जो शर्ट बनाई, एक्चुअली सिर्फ यही 3 डिपार्टमेंट क्या इन्वॉल्व हुए हैं। तो इन डिपार्टमेंट को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म इनके हमेशा यूज क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पीडीज कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? पीडीज। पीडी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट को एसडीज कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? एसडीज, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ये जो शर्ट बनाने में एक्चुअल जिन डिपार्टमेंट की जरूरत थी वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ऐसे क्या? इसका मतलब इस शर्ट की कॉस्ट के अंदर कटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे होंगे, ऐसे ही है। इस शर्ट के अंदर स्टिचिंग डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे होंगे, और इस शर्ट के अंदर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के, इस शर्ट के अंदर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे होंगे। 3 डिपार्टमेंट के इसके खर्चे आ रहे होंगे। अगर हम ये देखना चाहें, अगर हम ये देखना चाहें कि इस शर्ट को बनाने में, इस शर्ट को बनाने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट कितना खर्चा ले रही है, यानी कि कटिंग डिपार्टमेंट का कितना खर्चा आता है एक शर्ट बनाने में, क्योंकि आपको पता है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किस चीज के पीछे लगे होते हैं, किस चीज को कैलकुलेट कर, हाँ वेल डन, हम किस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट को, कॉस्ट पर यूनिट को। तो शर्ट एक यूनिट है, तो इस एक यूनिट के ऊपर कटिंग डिपार्टमेंट का कितना खर्चा आ रहा है, अगर हम ये जानना चाहते हैं, क्या जान सकते हैं? बड़ा आसान, कटिंग डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे डिवाइडेड बाय इनकी बेस, डिवाइडेड बाय इनकी बेस, ऐसे ही है। तो क्या होगा, अगर मैं कटिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे, और बोलो बच्चों, कटिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे ना, कैंची वगैरह और जो भी चीजें अदर वगैरह चीजें होंगी, तो कटिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे, और इनकी कोई अपनी बेस भी होगी, ठीक है। वो कोई भी बेस हो सकती है, वो लेबर और हो सकती है, वो मशीन और हो सकते हैं, वो 6 बेसिस में से कोई भी बेस हो सकती है। तो अगर मैं कटिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चों को इस बेस पे डिवाइड कर दूं, क्या कटिंग डिपार्टमेंट का अपना OAR आ जाएगा? बच्चों बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेम विद द केस, स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे, अपने खर्चे होंगे, ऐसे ही है। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट वालों की भी अपनी बेस होगी। अगर बजटेड FOH को बेस पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? OAR। तो इसका मतलब स्टिचिंग डिपार्टमेंट का भी अपना OAR आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के खर्चे जाना चाहता हूं तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अपने खर्चे होंगे, ठीक है। यहां पे भी तो लोग, यहां पे भी तो लोग काम कर रहे होंगे ना, लेबर वगैरह यहां पे भी इन्वॉल्व होगी, तो इनके अपने खर्चे होंगे। हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो उनकी लेबर थोड़ी सी कम पैसे ले रहे हो, स्टिचिंग वाले ये क्योंकि मेन लेबर होगी जिन्होंने स्टिचिंग करने, हो सकता है ज्यादा पैसे ले रहे हो, तो हर एक के खर्चे उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से आएंगे ना। तो फिनिशिंग के अपने खर्चे होंगे और इनकी क्या होगी? अपनी बेस होगी, तो इनके खर्चे इनकी बेस से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनका OAR आ जाएगा। इसका मतलब यहां से हमने एक चीज सीखी कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या तो हम पूरे प्रोडक्ट का, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? शर्ट, या तो हम इस पूरे प्रोडक्ट का OAR कैलकुलेट कर लें, ये भी कर सकते हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये जिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शर्ट बन रही है ना, हर एक डिपार्टमेंट के कितने खर्चे आ रहे हैं, इससे हमें फायदा क्या होगा? बता सकते हैं इससे क्या फायदा होगा? मैं क्यों जानना चाहता हूं हर एक डिपार्टमेंट का OAR? ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि इन तीनों डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चे आ रहे हैं। क्या ख्याल है? तो मैं कोशिश करूंगा उस डिपार्टमेंट को इंप्रूव करूंगा, ताकि वहां से अगर कॉस्ट कम हो सकती हो तो मैं कॉस्ट कम करूंगा। क्या ख्याल है? वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं कॉस्ट की परवाह करने वाला नहीं हूं, अगर मैंने इकोनॉमी ऑफ स्केल पर चलना नहीं है, अगर मैंने लार्ज प्रोडक्शन करनी नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, डिपार्टमेंट का हर एक का OAR कैलकुलेट कर लूंगा, फिर ठीक है, मुंह चुक के प्रोडक्शन करते रहो, जो कॉस्ट आ रही है तो प्राइसेस इंक्रीज करते रहो, तो फिर मार्केट से आउट होने का डर होगा, ठीक है जी। जो एफिशिएंट बिजनेसमैन होगा वो अपने हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस पर सेपरेट नजर रखेगा। डन।
तो इसका मतलब हम हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेपरेटली OAR कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों कर सकते हैं ना? क्या ख्याल है? डन। इसका मतलब कटिंग का OAR, ये वाला OAR, ये वाला OAR, अगर तीनों OAR को हम ऐड कर दें तो इस शर्ट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंबाइन OAR आ सकता है। आ सकता है ना? आ सकता है। लेकिन मसला ये है, चलो सर ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट तो मेन डिपार्टमेंट थे, इनके सारे खर्चे जो उनको ऐड कर लें तो सर शर्ट के खर्चों में ऐड हो जाएगा। लेकिन सर ये सर्विस डिपार्टमेंट, जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, ये डिपार्टमेंट जो वजूद में आए सर, ये भी तो शर्ट बनाने की वजह से आए हैं। क्या ख्याल है? तो जो शर्ट की कॉस्ट होगी तो इनके खर्चे भी तो इसमें ऐड होंगे। ठीक है, अब करना होना क्या? अब एक्चुअली जो खर्चा आएगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से आ रहा है। मुझे बताएं, अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट ना होते, इनका वजूद होता? इनका वजूद दुनिया में होता? नहीं होता ना। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये दोनों वजूद किसमें, किस वजह से इनका वजूद हुआ? इन तीनों के आने की वजह से। बात समझ आ रही है? अब इसका मतलब ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका डायरेक्ट शर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस डिपार्टमेंट की मशीन खराब होगी तो यहां से एक बंदा जाएगा ना, इसकी मशीन सही करके आएगा, और अगर इसकी डिपार्टमेंट की मशीन खराब होगी तो ये वाला बंदा जाएगा, इसकी भी मशीन सही कर आएगा, और अगर इसकी यहां पे कोई मसला आएगा, ये वाला जाएगा, इसकी मशीन सही कर लेगा। डन। अच्छा, यहां पे जो लेबर होगी, क्या वो इस कैंटीन से खाना खा रही होगी? बिल्कुल। ये वाली लेबर भी क्या होगी? इस कैंटीन से खाना खा रही होगी। ये वाली लेबर भी इस कैंटीन से क्या कर रही है? खाना खा रही होगी। इसका मतलब यहां से हमने एक चीज एनालिसिस किया, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो मेंटेनेंस और कैंटीन डिपार्टमेंट हैं, इन सब के खर्चे यहां पे कॉमन होते हैं। इन सब के खर्चे कॉमन खर्चे होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, मैंने कहा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा आया वो 20,000 आया। बच्चों कितना आया? 20,000 आया। समझ आ रही है? अच्छा, कटिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा आया था, फॉर एग्जांपल 50,000 आया। कितना एक्सपेंस आया? 50,000 का। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा आया, मान लें 80,000 आया। फिनिश डिपार्टमेंट का जो खर्चा आया, मान लें 60,000 आया। बात समझ आ रही है? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो 50,000 का खर्चा कटिंग डिपार्टमेंट का आया, क्या इसका ताल्लुक स्टिचिंग वालों के खर्चे के साथ है? नहीं सर, ये कटिंग वालों का खर्चा बस ये रिलेटेड टू कटिंग है, और ये 80,000 जो स्टिचिंग का खर्चा, क्या इसका ताल्लुक किसी और के साथ है? अच्छा, ये जो स्टिचिंग का 80,000 है, क्या इसका ताल्लुक मेंटेनेंस और कैंटीन वालों से है? इनका ताल्लुक मेंटेनेंस और कैंटीन वालों से है? और बच्चों नहीं है, नहीं है। ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट खर्चा इससे इन्हीं के लोगों के साथ है। यहां पे वो बंदे होंगे, वो मशीनें होंगी जिनका ताल्लुक सिर्फ स्टिच करने से होगा। ये जो खाना खा रहे होंगे बच्चों, वो कैंटीन एक्सपेंस होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि इनका अपना खर्चा, अपनी बेस, तो हमने सेपरेटली OAR कैलकुलेट कर लिया। इनका अपना खर्चा, अपनी बेस, सेपरेटली OAR कैलकुलेट कर लिया। इनका अपना खर्चा, अपनी बेस, सेपरेट OAR कैलकुलेट कर लिया। अब सर्विस डिपार्टमेंट में OAR चाहकर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अपना खर्चा ही नहीं है। इनका अपना खर्चा नहीं है, क्योंकि यहां से ये जो 20,000 की मेंटेनेंस हुई, वो कटिंग वालों ने भी मेंटेनेंस करवाई। मान लें 5,000 की मेंटेनेंस इन्होंने करवाई, 10,000 की मेंटेनेंस इन्होंने करवाई, 5,000 की मेंटेनेंस कराई। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं वो रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होते, कॉमन होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो जो सर्विस डिपार्टमेंट जो 20,000 खर्चा है, कह सकता हूं ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं। बच्चों, ये कौन से खर्चे हैं? कॉमन एक्सपेंसेस हैं। और कैंटीन में जो खाना बना हुआ है बच्चों, ये जो खाना पड़ा हुआ है, ये खाना जो पड़ा हुआ है, सही है? रोजे में खाना पड़ा हुआ है, रोजा तो नहीं लग रहा? क्या ख्याल है? ये जो खाना पड़ा हुआ है बच्चों, ये कटिंग वाले भी खाएंगे, और स्टिचिंग वाले भी खाएंगे, और फिनिशिंग वाले भी खाएंगे। इससे अच्छा हम देग बना लेते हैं यहाँ पे। क्या ख्याल है? समझ आ रही है?
तो इसका मतलब ये जो कैंटीन वाला एक्सपेंस है बच्चों, ये भी कॉमन एक्सपेंसेस है। सही हो गया। अब नेक्स्ट यहां से बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम ये चाहते हैं जो शेड बनाने में खर्चा आया, कटिंग वालों का सेपरेट पता चल जाए और स्टिचिंग वालों का सेपरेट पता चल जाए और फिनिश डिपार्टमेंट का सेपरेट पता चल जाए। एक तरीका था सबसे आसान, सर इनका खर्चा इनकी बेस, यहां से इनका सेपरेटली खर्चा आ गया, लेकिन इन सारों का ताल्लुक इन दो डिपार्टमेंट से भी तो है, इन सब का ताल्लुक तो इन दो सर्विस डिपार्टमेंट से भी तो है। इसका मतलब हम करेंगे क्या, जब हम OAR कैलकुलेट करेंगे तो OAR कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होंगे, OAR कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होंगे। वो तरीके है क्या, वो सुन लें जरा। वो तरीके हैं क्या, ये नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ी लाइट फ्रंट वाली ऑफ करनी पड़ेंगी। ओके नजर आ, अच्छा यहां पर आ जाए, फिर वहां पे लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये जो कॉमन खर्चे हैं बच्चों, ये जो कॉमन खर्चे हैं, ये कॉमन खर्चे हमने क्या करना है, इन पीडीज में बांटने हैं, क्योंकि अलग अलग अपने अपने खर्चे तो कैलकुलेट इजीली हो रहे हैं ना। अब ये जो कॉमन खर्चे हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस का 20,000 है, इसमें कटिंग वालों का कितना हिस्सा है, स्टिचिंग वालों का कितना हिस्सा है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट वालों का कितना हिस्सा है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो 20,000 है, इन सब में क्या कर दूंगा, अपोर्शन कर दूंगा, सब में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से मेंटेनेंस का सारा खर्चा इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। डन। फिर कैंटीन वाला जो कॉमन खर्चा होगा, ये भी इन तीनों में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इन तीनों डिपार्टमेंट ने खाना खाया हुआ है, इन तीनों डिपार्टमेंट के लोगों ने खाना खाया हुआ है। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, जब भी हम, हाँ मेंटेनेंस वालों ने भी खाना खाया, हाँ ये ऑब्वियस बात है, वो मेंटेनेंस वाले रोजा थोड़ी रखेंगे। मतलब कैंटीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो लेबर होगी, ऑब्वियस बात है उन्होंने भी खाना खाया होगा ना, और इन तीनों डिपार्टमेंट ने खाना खाया होगा। समझ आ रही है। बल्कि खाने की अगर बात करें तो कैंटीन वालों में से 1 2 3 इन तीनों ने भी खाना खाया होगा, मेंटेनेंस वालों ने भी खाना खाया होगा, और कैंटीन की अपने लेबर ने भी खाना खाया होगा। हाँ खाना कुछ वाफा ज्यादा ही आ गया मेरे ख्याल से। तो कैंटीन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे पांचों डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अब करना क्या, क्योंकि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनका ताल्लुक इस शर्ट से नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट कहेंगे भाई हमारा तो वजूद ही ना होता अगर शर्ट बनानी ना होती। और फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हमें आना पड़ा, अगर तुम ना होते तो कैंटीन ना होती, तुम ना होते तो मेंटेनेंस वाले कहते हम भी ना होते। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट कहेंगे हमारे जो जितने भी खर्चे हैं वो भी तुम उठाओगे, हमारे जितने भी खर्चे हैं वो भी तुम उठाओगे। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर 2 जिम्मेदारी आ गई, एक अपने अपने खर्चे ऑन एक्सपेंसेस प्लस सर्विस डिपार्टमेंट के कॉमन एक्सपेंसेस। इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 खर्चे आएंगे, एक अपने एक्सपेंस आएंगे और एक इनमें कॉमन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बच्चों क्या आ जाएंगे, अपने एक्सपेंस प्लस कॉमन एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस प्लस कॉमन एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस प्लस कॉमन एक्सपेंस। ठीक है, अब ये बात समझाता हूं आपको, ये वाली बात समझ आ गई। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट का सेपरेटली OAR कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके अपने खर्चे इटसेल्फ होते ही नहीं है, इनके खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से होते हैं। सही है, और मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही हैं जो कि डायरेक्ट टू दी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। सही है, इसलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हुआ करेंगे वो हम प्रोडक्ट को नहीं देंगे। याद रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, ये कीमती बात है। आप जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे होंगे उनको हम डायरेक्ट
इनका ताल्लुक डायरेक्ट, इन दोनों का ताल्लुक, सर्विस डिपार्टमेंट ताल्लुक डायरेक्ट शेड से बच्चों नहीं है। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट वाले किन वजह से आए? इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस वजह से आए? ये शर्ट बनाने की वजह से। तो शर्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है और सर्विस डिपार्टमेंट का ताल्लुक प्रोडक्शन से है। दैट्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बच्चों किन के ऊपर बांटेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने खर्चे और कॉमन खर्चे, सारे खर्चे ऐड करने के बाद टोटल शर्ट की कॉस्ट डिटरमिन करेंगे एफओएच की। हाँ, इनडायरेक्टली। अब यही बात समझते हैं, यहां पे आ जाए। इसी कंसेप्ट को कहते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। इसके कंसेप्ट को क्या कहते हैं? एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट का मतलब क्या है कि जनरली सेपरेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कैलकुलेटेड। नॉर्मली हम क्या करते हैं? एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, नॉर्मली हम क्या करते हैं? एक OAR कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग। जैसे कि अभी मैंने इस एग्जांपल में बताया, कटिंग का अपना OAR होगा, स्टिचिंग का अपना OAR होगा, फिनिश का अपना OAR होगा। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ताकि हर एक डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने आ जाए और इवेल्युएट करें कौन सा डिपार्टमेंट सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये जो OAR है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसके 2-3 मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समटाइम एग्जामिनर OAR नहीं कहता तो नाम बदल लेता है, तो सारे नामों का जानना जरूरी है। इस OAR को अप्लाइड FOH रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अप्लाइड FOH रेट के नाम से भी आ रहा होगा। इसको बजटेड रेट भी कहते हैं, एलोकेशन रेट भी कहते हैं, एस्टिमेटेड रेट भी कहते हैं। सही है? ये सारे नाम याद रखना, क्योंकि कल को कहेगा बजटेड रेट, तो अब ये कंफ्यूजन है, बजटेड रेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। OAR का दूसरा नाम बजटेड रेट होता है, इसी का नाम एलोकेशन रेट होता है, इसी का नाम एस्टिमेटेड रेट होता है। ठीक है जी? और बच्चों समझ आ रही है? पक्की वाली बात है? हाँ या ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी, हम चीज एक बना रहे हैं बच्चों, चीज एक बना रहे हैं। वो एक चीज कितने डिपार्टमेंट से होकर गुजर रही थी? 3 डिपार्टमेंट एक से ज्यादा आगे। अगर डिपार्टमेंट एक से ज्यादा आगे तो हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR कैलकुलेट करेंगे। अगर डिपार्टमेंट ही एक होता तो बस कोई टेंशन नहीं थी, बस वही सारा का सारा होता। क्या ख्याल है? तो डिपार्टमेंट ज्यादा होने की वजह से हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR कैलकुलेट करेंगे। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, OAR कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। हमने जो अपॉर्चनमेंट करनी है, अपॉर्चनमेंट का मतलब ये है जो गुड्स बनाने में, जो पर यूनिट चीज बनाने में जो खर्चे आ रहे हैं, वो खर्चे किसके कितने कितने आ रहे हैं, ये हम जानने की जरा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले होती है प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। सबसे पहले क्या होती है? प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का मतलब ये है all common FOH are apportioned to all production department PDs and service department using a reasonable base। इसकी प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा। सबसे पहली अपॉर्चनमेंट का नाम क्या होता है? प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का मतलब क्या? आपको पता है जो FOH होता है उसमें सारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। FOH में कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। वो जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे कॉमन एक्सपेंसेस मैं PDs में बांटूंगा पहले और SDs में बांटूंगा पहले। मिसाल के तौर पर कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन में जो खाना खाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी खाना है, सर्विस डिपार्टमेंट ने भी खाना है, यानी कि पूरे फैक्ट्री के लोगों ने वो खाना खाना है, यानी कि पूरे फैक्ट्री वालों ने कैंटीन से खाना खाना है। तो कैंटीन का वो जो खाना हुआ वो कॉमन एक्सपेंस हुआ। तो हम देखेंगे ये जो कैंटीन से खाना खाया ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने कितना खाया है और सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने कितना खाया है। तो हम कहेंगे यार कटिंग वालों ने इतना खाना खाया है, स्टिचिंग वालों ने इतना खाना खाया है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने इतना खाना खाया है। तो देखें कैंटीन का जो खर्चा था प्रोडक्शन में बांट दिया,
फिर हमने कहा यार मेंटेनेंस वालों ने इतना खाना खाया और कैंटीन के अपने बंदों ने इतना खाना खाया, तो देखिए एक कैंटीन जो कॉमन एक्सपेंस था वो मैंने पीडीज में और एसडीज में बांट दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। मेरी बात समझ आई? अच्छा आगे चलें, एक और कॉमन एक्सपेंस ले लेते हैं, एक और कॉमन एक्सपेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या यहां पे पंखे चल रहे होंगे? और चल रहे होंगे कि पंखे के बगैर काम कर रहे होंगे? चलो बल्ब तो जल ही रहा होगा, बल्ब तो जल ही रहा हो, बल्ब तो जल ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा अगर कोई हाईफाई फैक्ट्री इंडस्ट्री तो हो सकता है कोई एसी शेसी भी लगा लें, पर पाकिस्तान में फैक्ट्री वालों को एसी नहीं देंगे। एसी तो हेड ऑफिस वालों के लिए होगा ना, जो सीईओ होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसी के लिए एसी होगा। मजदूर तो ऐसे ही काम करेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसका मतलब कटिंग वाले बिजली इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, मेंटेनेंस वाले भी और कैंटीन। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉमन एक्सपेंस है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, मान लें कि बिल आया 1 लाख रुपया, बिल कितना आया? 1 लाख रुपया। हम देखेंगे यार 1 लाख रुपए में से इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, वो 1 लाख रुपया पीडीज में और एसडीज में बांट दूंगा। ये बात मेरी समझ आई? इस तरह प्राइमरी अपॉर्चनमेंट क्या होगी? जो कॉमन खर्चे होंगे फैक्ट्री के, जो फैक्ट्री के कॉमन खर्चे होंगे वो क्या करेंगे? सबसे पहले पीडीज में बांटेंगे और फिर एसडीज में बांटेंगे। ये बात मेरी समझ आ गई? और इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आगे चलें। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद बारी आती है सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट की। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद किसकी आती है? सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। मुझे बताएं, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट गुड से ताल्लुक है या सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट गुड से ताल्लुक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है, ताल्लुक है किससे? फिनिश गुड से, जो भी हम चीजें बना रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट क्या है? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट का ताल्लुक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, तो सेकेंड अपॉर्चनमेंट ये होगी, जितने भी मेंटेनेंस और कैंटीन वालों के खर्चे होंगे, बच्चों जितने भी मेंटेनेंस और कैंटीन वालों के खर्चे होंगे, इन दोनों के खर्चों को इन तीनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट क्या? पूरी फैक्ट्री के कॉमन खर्चों को पीडीज में और एसडीज में बांट दो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, यानी कि कॉमन खर्चों को दोनों डिपार्टमेंट में बांट दिया, पीडीज में भी और एसडीज में भी। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट क्या? फिर अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट है तो उनके खर्चों को पीडीज में बांटना इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। दोबारा बांटेंगे। पहला काम क्या किया? कॉमन खर्चों को पीडीज में और एसडीज में बांटा, तो पीडीज के अपने अपने खर्चे पूरे हो गए, एसडीज के अपने अपने खर्चे पूरे हो गए। फिर हमने दोबारा से अपॉर्चनमेंट की, क्योंकि इस गुड्स शेड का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में ये किया, इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को, हाँ वो हमने क्या करना, पीडीज में बांटने। उसकी रीजन क्या? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? उसकी रीजन ये है क्योंकि प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का क्या किया था? कॉमन एक्सपेंसेस को बांटा था। बच्चों इन सर्विस डिपार्टमेंट में तो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, किसके? कटिंग के, स्टिचिंग के, फिनिश के। समझ आ रही है? तो सर्विस डिपार्टमेंट में इटसेल्फ कॉमन एक्सपेंसेस पड़े हुए थे, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को पीडीज में बांटना इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। और रिपीट करो, व्हाट इज द प्राइमरी अपॉर्चनमेंट? फैक्ट्री के सारे कॉमन खर्चों को पीडीज में बांटना और एसडीज में बांटना इज कॉल्ड प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। व्हाट इज द सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट? एसडीज के खर्चों को पीडीज में बांटना इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। क्या प्राइमरी अपॉर्चनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट में एक बात लिखी हुई है और शुरू में भी एंड में भी ये बात मैंने बता दी थी, फिर से बता रहा हूं। ये जो कॉमन खर्चों को, बच्चों कॉमन खर्चों को प्राइमरी अपॉर्चनमेंट की बात कर रहा हूं, ये जो कॉमन खर्चों को पीडीज में और एसडीज में बांटना है, बच्चों मुंह चुक के नहीं बांट देना,
मुंह को साइड पे रखना है और फिर दिमाग इस्तेमाल करना है, और फिर दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बच्चों रीजनेबल बेस ढूंढनी है बच्चों। दिस इज द कीमती वर्ड, रीजनेबल बेस। जो कॉमन खर्चों को बांटना है वो रीजनेबल बेस के ऊपर बांटना है। और इधर आए, और जो सर्विस डिपार्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ ऑल एफओएच ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एसडीज के सारे एफएच को बांट दो किस पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, यूजिंग अ रीजनेबल जे। इसका मतलब मुंह चुक के अपॉर्चमेंट कर सकते नहीं है, हमें बड़े ध्यान से अपॉर्चमेंट करनी पड़ेगी, हमें बड़े ध्यान से अपॉर्चमेंट करनी पड़ेगी। अब ये रीजनेबल बेसिस का मतलब क्या है? ये रीजनेबल बेसिस यानी कि कॉमन एक्सपेंडिचर्स को रीजनेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका मतलब क्या? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जानना चाहता हूं, चलें इस क्लासरूम की बात कर लेते हैं। अगर राइज वाले ये जानना चाहते हैं, यार ये जो कमरे में एसी लगा हुआ है, ये जो एसी लगा हुआ है और इस पूरे रूम में ये जो एसी की जो कॉस्ट आती है पूरे महीने में, अगर राइज वाले जानना चाहते हैं कि एक कमरे में जो एक एसी लगा हुआ है, अगर 2 एसी लगे तो 2 की क्लासेस, चले हम ये कर लेते हैं। ये जो एक एसी लगा हुआ है, इस एसी का जो एक्सपेंस है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सिर्फ एक कमरे का। बताएं रीजनेबल बेसिस क्या होगी? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, रीजनेबल बेसिस क्या होगी कि सुन लें, राइज वाले क्या चाहते हैं कि एक रूम में ये जो एक एसी लगा हुआ है, ये जो इस एसी का खर्चा आ रहा है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कितना खर्चा आया। तो इसके लिए वो जो बेस सिलेक्ट करेंगे, नंबर 1 ऑप्शन, हमारा एसी 1 लाख रुपए का आया, इस बेस के ऊपर हम एसी का एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या करेंगे, इस एसी का खर्चा तय करेंगे कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकता है एसी का खर्चा ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम एसी का खर्चा कम। तीसरी बेस ये नंबर ऑफ एसी यूनिट कंज्यूम्ड। तो बताएं कि एसी की कॉस्ट कैलकुलेट करना, इन तीनों में से सूटेबल बेस कौन सी है? यूनिट कंज्यूम्ड। ऑब्वियस बात है, जितनी देर तक यूनिट चलेगा, जितनी देर तक एसी चलेगा, एसी का बिल ज्यादा आएगा, और अगर नंबर ऑफ आवर्स कम चलेंगे तो बिल कम आएगा। दिस इज द कॉल्ड रीजनेबल बेस। समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें रीजनेबल बेस की। फॉर एग्जांपल मान लें फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपियर ने ये जानना है कि पर वो जो कॉपी करता है, एक पे पेपर जो कॉपी करता है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है? या वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है कि यार पर जो मैं कॉपी करता हूं यहां से मुझे रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है? अब इसकी सूटेबल बेस क्या होगी? इसकी सूटेबल बेस ये होगी कि मेरा जो प्रिंटर है वो कितने का आया है, या जो हमने पूरे के पूरे प्रिंटिंग पेपर खरीदे हैं वो कितने का आया है, या इसका ताल्लुक कॉलेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट से होगा या नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड के साथ होगा, नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड के साथ होगा। तो ये हमारी एक सूटेबल बेस बनेगी। ये क्या बनेगी? हमारी सूटेबल। एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये वाली बात समझ आई? ठीक है। अच्छा जी, चलें एक और एग्जांपल ये है, इंश्योरेंस कंपनियां जो कि गाड़ियों की इंश्योरेंस करते हैं, अब उन्होंने देखना है कि जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम तय करना है या इंश्योरेंस की कोई भी अमाउंट तय करनी है, ये किस बेस के ऊपर हम तय करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जो तय करना है ये किस बेस के ऊपर तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि गाड़ी जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा प्रीमियम हायर करेंगे, उतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे, एक ये बेस हो गई। दूसरा, अमाउंट ऑफ व्हीकल की अमाउंट कितनी है इसके ऊपर प्रीमियम तय करेंगे, या मंथली सैलरी ऑफ अ कस्टमर, वो जो कस्टमर मेरे से इंश्योरेंस करवाने आ रहा है उसकी मंथली सैलरी की बेस के ऊपर प्रीमियम तय करेंगे। बताएं प्रीमियम किसके ऊपर तय करेंगे? भाई जिसकी
जिस व्हीकल की इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं उस व्हीकल की अमाउंट के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम तय होगा। मतलब ये बेसिस सूटेबल नहीं है कि भाई उस बंदे की सैलरी कितनी है, वो बंदे की थोड़ी इंश्योरेंस हो रही है, गाड़ी की हो रही है ना, तो क्या करे, तो अमाउंट ऑफ व्हीकल इज द रेलिवेंट सूटेबल बेस। तो ये बात याद रख लीजिएगा, जो कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना है वो रेलिवेंट बेस पे करना। अब मुझे बताएं क्या प्राइमरी पोर्शनमेंट क्लियर हो गया, सेकेंडरी पोर्शनमेंट और ये रीजनेबल बेसिस। इसका मतलब हर एक खर्चे को उसकी करीब तरीन बेस से क्या करना है, पोर्शन करना है, जो सूटेबल बेस होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो सूटेबल बेस है वो यूनिट कंज्यूम्ड के साथ है, वो यूनिट कंज्यूम्ड के साथ है, ठीक है जी। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ OAR, जब सारे के साथ देखें सेकेंडरी पोर्शन में क्या हुआ, सेकेंडरी पोर्शन में क्या हुआ, सारे के सारे खर्चे पीडीज में आ गए। जब सारे के सारे खर्चे पीडीज में आ गए हैं तो कह सकता हूं हर एक डिपार्टमेंट, यानी कि मेरे पास डिपार्टमेंट ए है, मेरे पास डिपार्टमेंट बी है, मेरे पास डिपार्टमेंट सी है। जब सारे के सारे खर्चे पीडीज में आ गए तो कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ए का टोटल बजटेड FOH। ये डिपार्टमेंट ए का टोटल बजटेड FOH आया होगा। ऐसे इस तरह डिपार्टमेंट बी का टोटल बजटेड FOH आया होगा। इस तरह डिपार्टमेंट सी का टोटल बजटेड FOH आएगा। डन। हो सकता है डिपार्टमेंट ए वालों की सूटेबल बेस क्या हो, डायरेक्ट लेबर और जोन हो सकता है। इसका मतलब इनका OAR क्या आ जाएगा, रुपीस जो भी है 10 कर लेते हैं, 10 पर लेबर, और ये इनका OAR आ गया। हो सकता है डिपार्टमेंट बी में मशीनें ज्यादा तगड़ी हों तो ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, OAR कैलकुलेट करेंगे मशीन और की बेस के ऊपर। तो यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, मशीन्स और, तो यहाँ पर क्या आएगा, रुपीस जो भी 10 कर लेते हैं, 10 पर मशीन और। इस तरह डिपार्टमेंट सी उन्होंने कहा हो सकता है कि हम मटीरियल कॉस्ट के ऊपर, हम किसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, मटीरियल कॉस्ट के ऊपर, तो हो सकता है वो मटीरियल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लें। तो उनका OAR क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। तो अगर इन्होंने पोर्शनमेंट किए बच्चों किसके ऊपर, मटीरियल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, तो इनका OAR क्या आ जाएगा, रुपीस जी 40% आ जाएगा ना, तो परसेंटेज ऑफ जो भी मटीरियल कॉस्ट होगी, परसेंटेज ऑफ मटीरियल कॉस्ट, ये इनका OAR आ जाएगा रुपीस में। पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए निकाल रहे होते हैं, वो पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, ठीक है, ये अपनी मर्जी कि हम खर्चों को कब देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ OAR तक हम पहुंच गए। पहले वाले खर्चे जो कॉमन खर्चे होंगे ना, प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में जाएंगे, एसडीज के एसडीज में चले जाएंगे। फिर जब एसडीज में खर्चे आ जाएंगे ना, फिर एसडीज के सारे खर्चों को पीडीज में दोबारा बांटेंगे, ठीक है। यानी कि कॉमन खर्चों को पीडीज में और एसडीज में दोनों में बांटने का नाम प्राइमरी पोर्शनमेंट। फिर एसडीज में खर्चे आ चुके होंगे, फिर एसडीज के खर्चों को दोबारा से उठाना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर बांट देना है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पोर्शनमेंट। फिर होगा क्या, एसडीज खाली हो जाएगा, सिर्फ पीडीज रह जाएंगे। उन सारे खर्चों को जब मैं वन बाय, वो लंबी लिस्ट आ रही होगी इंशाल्लाह, भी हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन से चीजें क्लियर होंगी। वो सारे लंबे खर्चों को जब जमा करूंगा वो टोटल बजटेड FOH आएगा। डन। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा होगा, कोई डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, कोई फ्यूल एक्सपेंस आ रहा होगा, कोई सैलरी वगैरह आ रही होगी, इस तरह कॉमन खर्चे होंगे। वो टोटल बजट को अपनी रेलिवेंट बेस, रीजनेबल बेस से, जो भी गिवन क्वेश्चन में बेस वो करेगा, डिवाइड करने के बाद OAR तीनों का सेपरेट OAR आ जाएगा हमारे पास। शुरू में पोर्शनमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मेरी जान जब शेड बनी है तो सर्विस डिपार्टमेंट भी तो फैक्ट्री में मौजूद है ना। तो सबसे पहले हमने देखना है वो जो कॉमन खर्चे हैं वो पांचों में किस रेशो से आए हैं। पहले सारे खर्चे पांचों में बांटने हैं, पांचों में बांट दिए। फिर क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांधना है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। ये वाली बात समझ आई और समझाऊं? आप तो यकीन करें बच्चे रोना शुरू हो गए, सर इससे ज्यादा खुदा के वास्ते ना समझाएं, ये बहुत ज्यादा समझ आ गया, ठीक है जी। अब आ जाए
रीजनेबल बेसिस के ऊपर, ये प्रैक्टिस करवानी है, जरूरी है। ये जो मैंने रीजनेबल बेस लिखी है ना, ये वाली जो ऊपर वर्ड चले गया है कि हम प्राइमरी अपॉर्चनमेंट करेंगे बाय यूजिंग मुंह चुके या रीजनेबल बेस के साथ। हाँ, भाई मुंह चुके नहीं करना, ठीक है। हाँ, एग्जामिनर कहेगा तुम भी मुंह चुक के पेपर देने आ गए हो, अगली बार दोबारा मुंह को साइड पे रख के आना, ठीक है। अच्छा जी, आजे जरा प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। हम प्राइमरी अपॉर्चनमेंट करने लगे हैं। हमने कहा था प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का मतलब ये सारे कॉमन खर्चों को पीडीज में भी बांट दो और एसडीज में भी बांट दो बाय यूजिंग रीजनेबल बेसिस। अब आए कॉमन खर्चे और उनकी रीजनेबल बेसिस को जानते हैं। अगर बिल्डिंग का रेंट आ गया बच्चों, बिल्डिंग का रेंट आ गया, उसकी रीजनेबल बेस एरिया होगा। 5 मरले की फैक्ट्री है, 3 मरले की फैक्ट्री है या 10 किनाल की फैक्ट्री है, तो एरिया के लिहाज से रेंट एक्सपेंस अपोर्शन किया जाएगा। अब बात समझ आ रही है। अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस हो, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, तो बिल्डिंग कितने की खरीदी इसके ऊपर अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे, वो एरिया, बिल्डिंग का एरिया कितना है उससे अपोर्शनमेंट करेंगे। अब बात समझ आ रही है। लाइटनिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग एक्सपेंस का मतलब यह है पूरी फैक्ट्री में बल्ब लगे होंगे, पूरी फैक्ट्री में बल्ब लगे होंगे। क्या ख्याल है, मतलब गेट पर भी, गेट के आसपास भी बल्ब लगे होंगे, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी, कॉरिडोर में भी, ठीक है, और अगर कोई गार्डन छाटा है उधर भी बल्ब लगे होंगे। तो जो लाइटनिंग है, और पंखे वगैरह भी लगे होंगे, तो जो लाइटनिंग एक्सपेंस है ना, ये पूरी फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री छोटी, लाइटनिंग एक्सपेंस भी कम होगा। फैक्ट्री बड़ी होगी, लाइटनिंग एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। फैक्ट्री में बड़े बड़े हॉल हैं तो ज्यादा तादाद में बल्ब लगेंगे। इसका मतलब जो लाइटनिंग एक्सपेंस आएगा उसकी सूटेबल बेस क्या है, एरिया। समझ आ रही है। अच्छा, यहां पे एक एक्सेप्शन है, इफ लाइटनिंग पॉइंट्स आर नॉट गिवन, इफ लाइटनिंग पॉइंट्स आर नॉट गिवन, अगर लाइटनिंग, इसका ना एक पर्टिकुलर अपनी बेस होती है, वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में बताऊंगा। सिंपल लिखा हुआ लाइटनिंग एक्सपेंस, यानी कि लाइटनिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लाइटनिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। लाइटनिंग एक्सपेंस लिखा हुआ तो उसकी सूटेबल बेस क्या बनेगी, एरिया बनेगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब ये सारे खर्चे अकॉर्डिंग टू एरिया की बेस के ऊपर अपोर्शन होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी एरिया के लिहाज से, यानी कि फैक्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है। और हीटिंग एंड कूलिंग का ताल्लुक भी किससे है, एरिया के हिसाब से। मतलब अगर हम कूलिंग की बात करें तो कितने ज़्यादा पंखे लगे हुए हैं पूरी फैक्ट्री में। अब पंखे ने जो चलना है वो पूरा दिन रात चलता रहना गर्मियों में, ठीक है जी। और कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की फैक्ट्री का तस्वर करेंगे तो आपको पंखे नजर आएंगे, लेकिन अगर बाहर वाली फैक्ट्री का तस्वर करें ना, उनमें इंटरनल कूलिंग सिस्टम होता है उनका, वो पूरी फैक्ट्री एयर कंडीशनड होती है। तो दैट्स वे हीटिंग एंड कूलिंग एरिया वाइज चल रही होती है, ठीक है। यहां तक कोई टेंशन। तो अगर ये वाले कॉमन खर्चे आएंगे तो बच्चों किस बेस के ऊपर बांटने हैं, एरिया के बेस के ऊपर। तो ये याद रखेंगे, और याद रखना है। अच्छा, अगर एसेट की इंश्योरेंस करवानी है तो एरिया नहीं, वो एसेट खरीदा कितने का, कॉस्ट या वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, उस बेस के ऊपर क्या होगा, अपोर्शन होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। अगर ये रिलेटेड टू कोई पर्टिकुलर एसेट हुई तो कॉस्ट हो जाएगी, जर्नल हुई तो फिर एरिया के तरफ ले जाएंगे हम, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक एसेट कितने का खरीदा। ऑब्वियस बात है, एक एसेट 2 लाख का है तो उसकी डेप्रिसिएशन 2 लाख के हिसाब से आएगी। एक एसेट 20 लाख का है, उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। क्या ख्याल है। तो जो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट होगी उसकी सूटेबल बेस क्या होगी, अब बच्चों वैल्यू ऑफ कॉस्ट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट सुपरवाइजर की कॉस्ट, यानी कि सुपरविजन कॉस्ट, लेबर वेलफेयर खर्चे, इनडायरेक्ट वेजेस के खर्चे, वर्कर के खर्चे, कैंटीन के खर्चे, हॉस्पिटल डिपेंडिंग एक्सपेंस, लिविंग इनकैशमेंट, मेडिकल, सारे छोटे मोटे खर्चे बच्चे, सारे खर्चे बच्चों इंसानों के हैं ना, इंसानों खर्चे ना। ये भी इंसान, ये भी इंसान, इंसान इंसान, कैंटीन के खर्चे इंसान खाना खाएंगे, हॉस्पिटल में इंसान इलाज करवाएंगे, और लीव इंसान लीव लेंगे, मेडिकल फैसिलिटी इंसान लेंगे ना, मशीनें तो मेडिकल लीव नहीं लेंगी ना। क्या ख्याल है। तो ये सारे खर्चे इंसान रिलेटेड है, तो बच्चे इंसानों रिलेटेड इज कॉल्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनकी सूटेबल बेस क्या होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना गिवन हो
तो मजबूरी की हालत में बड़े दुख के साथ हम डायरेक्ट वेजेस को इस्तेमाल कर लेंगे, पर ये दुख के साथ करेंगे। हम हमेशा जब भी ये इंसानों वाले खर्चे आएंगे तो इंसानों को ढूंढेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉमन खर्चे, फॉर एग्जांपल जो सुपरविजन कॉस्ट होगी, बच्चों सुपरवाइजर इधर भी तो होगा, इधर भी सुपरवाइजर, इधर भी सुपरवाइजर, इधर भी सुपरवाइजर, इधर भी सुपरवाइजर, हम देखेंगे टोटल सुपरवाइजर कितने हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सुपरविजन कॉस्ट नंबर ऑफ सुपरवाइजर पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, या नंबर ऑफ जो भी एम्प्लॉयज होंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो सुपरविजन कॉस्ट को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर एक एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखने के लिए इतने पैसे थे कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये समझ लग गई। और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इफ नॉट गिवन, क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर क्या यूज कर लेंगे, डायरेक्ट वेजेस। ये बात समझ आई। अब ये घर जाके ना अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कल इसी के बेस के ऊपर ना आप सवाल आप लोगों ने करना। आपको पता है मैंने सवाल नहीं करवाने हैं, मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, बाकी सवाल आप लोग खुद ही करेंगे, मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करूंगा। बात समझ आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आप लोगों ने देना है, तो प्रैक्टिस भी किसकी होनी चाहिए, आप लोगों की होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जहां पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर मैं कर लिया करूंगा, क्या ख्याल है। पावर एक्सपेंस और इलेक्ट्रिक पावर, पावर एक्सपेंस और इलेक्ट्रिक पावर, इसका ताल्लुक होगा हॉर्स पावर आवर से। हॉर्स पावर आवर का मतलब ये होता है जो बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स होती है ना, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम होता है, जो बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरीज होती हैं, तो उसके लिए हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं एज अ यूनिट के तौर पर। और अगर छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी खर्चे हैं तो फिर हम कहेंगे जो भी मशीन और जितनी मशीनें चलेंगी और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पोषण कर देंगे। इलेक्ट्रिक पावर है, अच्छा ऊपर था, ये याद रखिएगा, ये पावर आ रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मैं आपको जरा ज़ियारत करवाऊँ जरा, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने से हैं माशाल्लाह से, मासूम से हैं, आप लोगों ने फ़ौरन से घबरा जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुन के, किधर गया इलेक्ट्रिसिटी, हाँ लाइटनिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ये जो लाइटनिंग एक्सपेंस है, इस लाइटनिंग एक्सपेंस में ये एरिया है, क्योंकि ये लाइटनिंग एक्सपेंस पूरे फैक्ट्री में होना है, पूरे फैक्ट्री में होना है। और यहां पर आ जाए इलेक्ट्रिसिटी में, ये इलेक्ट्रिक पावर में, तो जो इलेक्ट्रिक पावर होगी, ये जो वर्ड पावर के यूज हो रहे होते हैं, ये नॉर्मल रिलेटेड टू मशीन्स होती हैं, ये नॉर्मल रिलेटेड टू हम मशीन यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर मीन जितनी मशीन ज्यादा चलेगी उतनी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। और पावर एक्सपेंस का ताल्लुक हॉर्स पावर और से और या मशीन और से, ये दोनों वाली बातें सही हैं, ठीक है। अगर हॉर्स पावर और निकालने हैं तो जितने भी हॉर्स पर और गिवन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन और से, तो हॉर्स पावर और आ जाएंगे। या इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, पावर एक्सपेंसेस के लिए हॉर्स पावर और, या तो ये यूज करेंगे या तो मशीन और यूज कर लिया करेंगे। और जो लाइटनिंग एक्सपेंस होगा, जो लाइटनिंग एक्सपेंस होगा वो पर्टिकुलरली लाइटनिंग पॉइंट्स के लिए होगा। जो लाइटनिंग एक्सपेंस होगा वो किसके लिए होगा, लाइटनिंग पॉइंट के लिए। और अगर ये लाइटनिंग पॉइंट्स गिवन नहीं है, अगर ये लाइटनिंग पॉइंट्स गिवन नहीं है तो फिर लाइटनिंग एक्सपेंस को किसके ऊपर अपोर्शन करूंगा, एरिया के ऊपर, क्योंकि इसकी हमने एरिया में भी अपोर्चमेंट देखी है। ये वाला, ये देखें, लाइटनिंग एक्सपेंस को हमने किस पे लेकर गया, एरिया के ऊपर। और यहां पे मैंने क्या लिखा, इफ लाइटनिंग पॉइंट्स आर नॉट गिवन, अगर लाइटनिंग पॉइंट्स गिवन होंगे तो लाइटनिंग एक्सपेंस लाइटनिंग पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, पोर्शन करेंगे। लाइटनिंग पॉइंट्स के ऊपर मतलब कहां से इलेक्ट्रिसिटी आज की सप्लाई ली जा सकती है, ठीक है, वो जो स्विच वगैरह लगी होती है, ठीक है, वो देख लेंगे। ये फैक्ट्री रिलेटेड कॉमन खर्चों की हमने क्या कर ली, बात कर ली। यहां तक कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अच्छा हमारे पास 5 मिनट है, जो मैंने आपको सारी ज़बानी कलामी कहानी सुनाई है ना, उस कहानी की समरी सुन लो। तो मुझे ऐसे मत देखें कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही है। आए ज़रा, जो मैंने सारी इंग्लिश में बातें की, उर्दू में बातें की, कहानियाँ सुनाई, उन कहानियों की सारी समरी ये पड़ी हुई है। इसका नाम है FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। बच्चों क्या है FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अब यहां पर आ जाएं, यहां पर है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, A, B, C। दिस इज दी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैविंग 2 सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y। डन। अच्छा
सबसे पहले सारे खर्चों की एलोकेशन होने वाली है। तो सब बच्चों ये हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना बच्चों, क्या डायरेक्ट मटेरियल नजर आएगा हैं? और बच्चों एफएच में डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता। अच्छा डायरेक्ट लेबर तो आ रही होगी, हाँ आ रही होगी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एफओएच डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे खर्चे एफओएच होते हैं। क्योंकि मैं एफओएच हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल यहां पे नजर, खुदा के वास्ते ढूंढना ना उसको, डायरेक्ट लेबर नजर नहीं आएगी। वाई? क्योंकि हम पार्टी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे रहे हैं। और समझ आ रही है? कोई मासूम ऐसा ना सर वो डायरेक्ट लेबर तो है ही नहीं, सर वो डायरेक्ट मटेरियल तो है ही नहीं, चीजें बन कैसे रही हैं? इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल सेपरेटली कैलकुलेट करके रखा होगा शोकेस में, डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन सेपरेटली करके रखी होगी, एफएच की सारी कैलकुलेशन यहां से होगी, फिर इन तीनों को जमा करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सही है? चलो जी आए जरा। नंबर 1 एलोकेशन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बच्चों इसके फैक्ट्री कॉस्ट ही होती है ना। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, देखो टोटल मान लें 10,000 थी, देखो हर एक में बांटा है, इसमें भी बांट दिया। दिस इज द कॉमन खर्चे विच आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ऑल द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पर आ जाए इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है टोटल, देखें पीडीज में भी बांट गए और एसडीज में भी बांट दिए। बात समझ आ रही है? आगे चले फैक्ट्री। अच्छा ये दोनों गिवन थे, जो चीजें गिवन होगी बस गिवन है, सही है। फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट का बेस क्या होता है? एरिया। इस एरिया को देखो ये पीडीज में बांट दिया बच्चों, ये एसडीज में बांट दिया। और समझ आ रही है? आगे आए बजटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। बजटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस मेरे ख्याल में ये बिल्डिंग होना है। चलो आपको जब मैं फाइल दूंगा यहाँ पे बिल्डिंग लिखूंगा बच्चों। बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस एरिया वाइज होंगे, ये पीडीज में बांट दिए, ये एसडीज में बांट दिए। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर होगा। ये पीडीज में 3 बांट दिए, एसडीज में बांट दिए। इसके अलावा जो हमसे रह गए हों उसके लिए माफी मांगते हैं, तो हमने सिर्फ मिसलेनियस से लिख दिया, ठीक है। वो भी जितने भी खर्चे होंगे अपनी बेस के ऊपर ये तीनों पीडीज में बांट दिए और एसडीज में बांट दिए। दिस इज कॉल्ड, यहां से लेके यहां तक प्राइमरी अपोर्शन, सॉरी यहां से लेके यहां तक प्राइमरी अपोर्शनमेंट। ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है जो पीडीज में और एसडीज में दोनों में बंटी हुई है। डन। उसके बाद किया क्या हमने? हर एक डिपार्टमेंट के खर्चों को टोटल कर लिया, हर एक डिपार्टमेंट के खर्चों को टोटल कर लिया। ये देखें टोटल पीडीज के खर्चे आ गए और टोटल एसडीज के खर्चे आ गए। डन। क्योंकि अब ये एसडीज के टोटल खर्चे आ गए, पीडीज के टोटल खर्चे आ गए, एसडीज जो है इनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सपोर्ट के लिए होते हैं। इनका वजूद इनकी वजह से आया ना, तो ये गुस्से से इनको कहेंगे तुम्हारी वजह से हम आए हैं, हमारे खर्चे भी तुम उठाओगे। अब समझ आ रही है? इंसान बन के जरा, ठीक है। तो हमारे खर्चे भी तुम उठाओगे। तो करने क्या वाले हैं? इस सर्विस वाले खर्चे को कहां बांटने वाले हैं? प्रोडक्शन में, 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ये जितने भी यार मान लें 10,000 आ रहे होंगे, तो 10,000 को यहां से क्या किया बच्चों? माइनस कर दे, तो ये 0 रह गया ना। इस 10,000 को बच्चों इसमें बांट दिया। मान लें 4,000 इसके हिस्से में आया, 4,000 इसके हिस्से में आया बच्चों, 2,000 इसके हिस्से में आया। ये 10,000 हमने इन पीडीज में बांट दिया। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। समझ आ गई बच्चों? ये सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया ना। अब ये जिंदा है, इसको भी क्या करना है? 0 पे लेके, मारना नहीं है, मारना नहीं है, रहम दिल बने आप लोग, ठीक है। मान लिया 15,000 है, ये कितना था? 15,000। तो 15,000 यहां से बच्चों क्या करना है? माइनस करना है। तो 15 माइनस 15 0। तो मान ले ये 15,000 का खर्चा यहाँ पे बराबर बराबर आ रहा है, तो 5,000 इसके अंदर आएगा, 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा और 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल खर्चा प्लस 2 नए सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, अगेन पीडीज का अगेन नया वाला टोटल वाला खर्चा, नया वाला टोटल वाला खर्चा, नया वाला टोटल वाला खर्चा। दिस इज कॉल्ड टोटल बजटेड एफओएच। फिर इसको डिवाइड करूंगा अपनी मनपसंद की, और इसके भी अपनी मनपसंद की, और इसके अपनी मनपसंद की बेस के साथ। तो इसका OAR आ जाएगा, इसका OAR आ जाएगा, इसका OAR आ जाएगा। सही है? तो हमने एक गायबाना सवाल हल कर लिया, ठीक है।
कल इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूंगा, बल्कि एक क्वेश्चन अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वो एक क्वेश्चन जो आसान वाला वो आप लोग करेंगे और मुश्किल वाला कल मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ये वाली फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सी कहानी सेट करने के लिए थी, असल चीज डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अल्लाह हाफिज़।